मुंबई जून ਚ बैठे हो, कितने बैठे हो ਤੁਸੀਂ? कितनी तो हमें गर्मी लग रही है। पहले से चल रहे थे ज्यादा, में तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। यू नो, वो यार पत्थर। कर ले। अच्छा जी बच्चों, आज हमने शुरू करना है। एग्रीकल्चर शुरू किया हमने। अच्छा अच्छा, उसमें क्या पढ़ लिया हमने? हमने कल पढ़ा था कि इनिशियली रिकॉर्ड कैसे करना है, सही है। एग्जांपल देखते हैं। एन एनडी परचेज ए काउ फॉर 1,20,000। अब ये कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट। लेकिन हमने कहा कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करना। एक्चुअल में जेब से कितने पैसे दिए होंगे? अब बोलो तो सही, कितने पैसे दिए होंगे? 1,20,000 कॉस्ट है ये। इन एडिशन देयर इज ए कैरेज कॉस्ट ऑफ 2,000। ये भी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। कितनी होगी? 1,22,000। The entity estimate that if it sells the cow, then the auctioneer's charge is sales commission of 2% of the market value, and there is a government levy based on the market value of 3% on sales। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर हमने काउ बाई की, लेकिन आज अभी इसी वक्त इसको बेचेंगे, तो हमसे सेल्स एजेंट कितने पैसे लेगा? 2%। अब 2% इसका लेगा या 2% इसको मिला के लेगा? कौन सी 120 या 122? 120। क्यों? क्योंकि एजेंट को ये तो नहीं ना पता कि भाई गाड़ी इसने कितने की करवाई है। तो ये तो पता है कि मार्केट में कितने की सेल हुई है। कितने की हुई थी? 1,20 की। यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा, और ये जो गवर्नमेंट वाले हैं, ये 3% टैक्स ले रहे होंगे किसका? 1,20 का कि 1,22 का? 1,20 का। अब पैसे 1,22 दिए, लेकिन वो 2% और 3% किसका कैलकुलेट होगा? 1,20 का। अच्छा, इस सवाल में उसने मार्केट वैल्यू नहीं बताई आपको। इस सवाल में उसने मार्केट वैल्यू नहीं बताई। तो मार्केट वैल्यू नहीं बताई तो अज्यूम करेंगे कि 1,20 ही मार्केट वैल्यू। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि अगर इसने आज मार्केट से 1,20 की ली है, तो अगर ये बंदा इसी वक्त खड़े होकर ये बेचे, तो 1,20 की सेल कर रहा होगा, क्योंकि इसने जो चीज 1,20 की बाई की है, अगला बंदा भी 1,20 ही रेट लगा रहा होगा। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि ये बंदा अक्लमंद है, इसको किसी ने चूना नहीं लगाया। मतलब अगर इसको किसी ने चूना लगाया हो, तो फिर कॉस्ट कुछ और होगी और फिर वैल्यू कुछ और होगी। तो सवाल में उसने फिर वैल्यू बताई नहीं, तो अज्यूम यही करेंगे कि इसने जो चीज बाई की है वो किस पे की होगी? फेयर वैल्यू पे की होगी। यहां तक की बात समझ गई? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये काऊ आपको कितने की पड़ी, तो ये 1,22 की पड़ी, ये कॉस्ट है। अगर IS 16 होता, तो 1,22,000 रुपये का रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ही फाइनल वैल्यू आती है बैलेंस शीट में।
लेकिन ये IS 41 है। IS 41 कहता है कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करना। किस पे रिकॉर्ड करनी है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू भी करनी है नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब अज्यूम करते हैं कि यही कॉस्ट फेयर वैल्यू थी 120, वो अभी उसको ट्रांसपोर्टेशन करके घर नहीं लेके गया, मार्केट में ही खड़ा है, तो 2000 का खर्चा उसने नहीं किया अभी फिलहाल। ठीक हो गया? उसी मंडी से कौली और उधर ही बेचने लगा वो, तो कितने की सेल हो जाएगी? 120 की। लेकिन 120 उसकी जेब में नहीं आना, 2% डीलर को कमीशन देना पड़ेगा, यहां तक की बात लगी, और 3% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो फाइनल उसकी जेब में कितने पैसे आएंगे? 114। तो ये कौ 114 की है। कौ कितने की है? तो ये बंदा बैलेंस शीट में 1,14,000 पे रिकॉर्ड करेगा, कौ को 1,22,000 पे नहीं करेगा। हालांकि एक्चुअल में उसको 1,22,000 पढ़ना है जब ये घर लेके जाएगा, लेकिन फिर भी 1,22,000 पे रिकॉर्ड नहीं करना, किस पे रिकॉर्ड करना है? 1,14,000 पे रिकॉर्ड करना। यहां तक की बात समझ लगी? अब बोलो तो सही। अब बच्चों यहाँ पे दो एंट्रियां देखो। पहली एंट्री होनी है बायोलॉजी क्लास से डेबिट 1,14,000 से, लॉस डेबिट 6,000 से, और कैश क्रेडिट 1,20,000 से। मतलब कैश तो 1,20,000 ही दिया ना, लेकिन कहो कितने की बनती है? 1,14,000 की। आपकी बैलेंस शीट में कितने पे जाएगी? 1,14,000 पे। इसका मतलब है 6,000 अभी अभी आपका नुकसान हो गया। 6,000 क्या हो गया? नुकसान हो गया। फिर उसके बाद आपने बेचनी तो है कोई नहीं, आप तो लेके जाएंगे घर, तो जब घर लेके जाएंगे तो फिर गाड़ी करवाएंगे, गाड़ी वाले को कितने देंगे? 2,000। तो उसकी बचो आप एंट्री पास करेंगे, कैरेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। यहां तक की बात लगी? अब बच्चों ये कौ की बिराई अगर प्लांट होता, क्या होता? प्लांट, ये पौधा नहीं, प्लांट वो जो IS 16 में पढ़ा करते थे। कौ की बिराई ये क्या होता? प्लांट होता। तो बच्चों IS 16 के मुताबिक उसकी कॉस्ट बैलेंस शीट में 1,22,000 जानी, कि प्लांट को लिया और उसको घर तक लेके आने का खर्चा सारा कुछ डालते, तो 1,22,000 की कॉस्ट फाइनल होनी थी। IS 16 के मुताबिक 1,22 का रिकॉर्ड होना था। तो एंट्री पास होनी थी प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, उसमें कोई गेन लॉस नहीं आना, उसमें कोई गेन लॉस। और ये जो 2,000 आप यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो कैरेज का, ये कैरेज भी इसके अंदर ही होना था। यहां तक की बात में लगी? लेकिन ये IS 16 नहीं है, ये IS 41 है। तो IS 41 कहता है कि भाई आपने एक्चुअल में जो पैसे पे किए वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे बैलेंस शीट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल जो बनती है वो रिकॉर्ड करेंगे। ओके जी, वो बनती है 1,14,000, पैसे कितने पे किए? 1,20, कितना डिफरेंस है? 6,000 का, वो प्रॉफिट लॉस में लेगा। और आपने जो गाड़ी वाले को पैसे दिए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो भी प्रॉफिट लॉस में रहेंगे, वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और समझ आ गई बात है? अगर IS 16 होता तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी आपकी प्लांट की कॉस्ट का हिस्सा होता, लेकिन IS 16 नहीं है, ये 41 है। समझ आ गई बात? We have paid a cost of 1,20,000 against an asset having fair value less cost of 1,14,000. Therefore, there is a loss of 6,000 on initial recognition. ठीक हो गया जी? 2,000 carriage inward is not capitalized. It is recognized as expense immediately included within the loss. यहां तक की बात हो लगी? तो बोलो तो सही। मतलब IS 16 होता तो ये कैरेज इनवर्ड आपके कॉस्ट का हिस्सा होता। इवन के IS 2 भी अगर होता, इन्वेंट्री, अगर IS 2 भी होता तो IS 2 भी कैरेज इनवर्ड को कॉस्ट में शामिल करता है। याद करो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, परपेचुअल सिस्टम, कैरेज इनवर्ट जब पे करते हैं तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में जमा होता है। ठीक हो गया? IS 16 में भी कैरेज इनवर्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाता है, और IS 2 में भी कैरेज इनवर्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाता है। लेकिन यहाँ पे कैरेज इनवर्ट एक्सपेंस होगा, वो एसेट की कॉस्ट में नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, द एंटिस काउ हैज गिवन बर्थ टू ए बेबी काफ टुडे। अच्छा जी, बच्चा पैदा हुआ है, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ बेबी काफ इज 10,000। अच्छा, जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो आपने उसके पैसे दिए किसी को? किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक हो गया? अब जब वो पैदा हुआ है, इसी वक्त एक बंदा खड़ा हुआ कहता है मुझे दे दो, मुफ्त में दे देंगे, क्योंकि हमारा तो खर्चा ही नहीं हुआ। बात सुनेगी? हम कहेंगे ठीक है जी, कितने पैसे? उसने कहा 5,000, हमने कहा नहीं। दूसरे ने कहा 8,000, हमने कहा नहीं। तीसरे ने कहा 10,000, चौथे ने कहा 10,000, पांचवें ने कहा 10,000। इसका मतलब है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है?
10,000। समझ लगी? अच्छा, इन ऑर्डर टू सेल द क्राफ्ट एंटिटी विल हैव टू पे 200 इन ट्रांसफर टैक्स एंड सेल्स कमीशन ऑफ 1500। लेकिन जब उसको बेच रहे होंगे 10,000 का, तो बीच में टैक्स वाले और कमीशन एजेंट आ जाएंगे। बात समझ आएगी नहीं? टैक्स वाले कितना टैक्स लेंगे हमसे? तो कमीशन वाला 1500। तो बच्चों, फिर हम ये कहेंगे, वैसे तो इसकी कॉस्ट अगर देखी जाए वो जीरो है, हमने तो किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया इसके पैदा होने का। लेकिन अगर फेयर वैल्यू देखी जाए तो कितनी है? 10,000 है। हमने फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड नहीं करना, कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड नहीं करना। किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू है 10,000 और 200 कमीशन टैक्स है और 1500 कमीशन है। तो ये बछड़ा कितने का पड़ेगा हमें? 83 का। हम इसको डेबिट करेंगे 8300 पे। लेकिन कैश तो दिया ही नहीं किसी को। 8300 का एसेट डेबिट हो गया है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैश तो किसी को दिया नहीं है, तो 8300 का आपको गेन होगा सीधे सीधे। मतलब एक एसेट आ रहा है, पैसे दिए किसी को नहीं, तो उस सारे का सारा क्या होगा? गेन। और वो चला जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गई बात? बोलो तो सही। अब है जी अगला पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब वो जो आपने ऊन अलहदा की थी, वूल अलहदा की थी, या आपने आम तोड़ा हुआ है, या आपने दूध निकाला हुआ है। अब वो दूध उस क्या कहते हैं, गाय से, काऊ से अलहदा हो गया। ऊन जो वूल है वो शीप से अलहदा हो गई है। वो मैंगो दरख्त से अलहदा हो गया। अब वो बायोलॉजिकल एसेट नहीं रहा, वो बायोलॉजिकल एसेट नहीं रहा, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गया। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो कह रहे जिस वक्त आपने तोड़ा, मींस डिटैचमेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखिए, आपने जब वो वूल उतारा शीप से, तो क्या आपने उसके किसी को पैसे दिए? कोई पैसे नहीं दिए, कॉस्ट तो जीरो है। आपने जब काऊ से दूध लिया, तो क्या किसी को पैसे दिए? तो दूध की कॉस्ट तो जीरो है। आपने दरख्त से जब मैंगो तोड़ा, तो किसी को पैसे दिए? नहीं। तो जो मैंगो आपके पास आया है, उसकी कॉस्ट क्या है? जीरो। आपने दरख्त के पैसे दिए थे ना। उस वक्त तो फल नहीं लगा था, अब तो फल लगा हुआ है, फल आपने तोड़ा, तो किसी को पैसे तो दिए कोई नहीं, तो उसकी कॉस्ट क्या है? जीरो। तो कॉस्ट पे तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, कॉस्ट है ही जीरो। तो फिर क्या करेंगे? कह रहे जिस वक्त तोड़ा है ना, उस वक्त उसको क्या करेंगे? फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करेंगे। In all cases, an entity measures agriculture produce at the point of harvest at its fair value less cost to sell. The standard is of the view that fair value can always be measured. तो कहता है देखो, अगर शीप से आप वूल उतार रहे हो, तो इसी वजह से उतार रहे हो कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो क्यों उतार रहे हो? दरख्त से फल क्यों तोड़ रहे हो? अगर उसको मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो फिर क्यों उतार रहे हो? क्यों एफर्ट पुट कर रहे हो? पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ऐसे दरख्त भी होते हैं जिनके ऊपर कोई ऐसे फल लगते हैं जो कोई खाता नहीं, इस्तेमाल भी नहीं करता। वो नाम सुना तरकों ने? वो जो नीम के दरख्त के ऊपर लगे होते हैं, तो दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके कोई मार्केट में सेल भी नहीं होती, तो कोई उसको फिर उतारता भी नहीं। भाई उसकी कोई वैल्यू होगी तो कोई उतारेगा ना। तो समझ आ गई बात? तो इसलिए वो कहता है जो चीज आपने उतारी है ना, तो कुछ सोच के उतारी है। क्या सोच के उतारी है? कि उसकी कोई वैल्यू है। अगर उसकी कोई वैल्यू ना होती तो आप इतनी एफर्ट पुट ना कर रहे हो, तो उसकी कोई वैल्यू है। तो फेयर वैल्यू कैन ऑलवेज बी मेजर्ड। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने वूल उतार तो ली है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। भाई फेयर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो उतारी क्यों? तो बात में लगेगी नहीं? वूल उतारना आसान काम है। आपने तो उसी बाल काट नहीं सकते, तो भेड़ तो उसी सारे काट ले। तो समझ आ रही बात? Any gain or loss on initial recognition is presented in profit or loss for the period in which it arises. After initial measurement, agriculture produce is transferred to inventory and therefore IS2 is applied from there on. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। 25 तारीख को आपने वूल काटी है, तो IS 41, लेकिन 31 दिसंबर को अगर पड़ी हुई है तो IS2। इट मीन्स फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल विल बी डीम्ड एज कॉस्ट व्हेन ट्रांसफर टू इन्वेंट्री। लेकिन इन्वेंट्री तो कहती है भाई हम इसको कॉस्ट में मेजर करेंगे। वूल की तो आपने किसी को पेमेंट की नहीं, तो कॉस्ट है जीरो। कहता नहीं,
अब जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपने IAS 41 में मैयर की है ना, इसको जब IAS 2 में लेके जाएंगे ना, तो वही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फेयर वन में पढ़ा था आपने, याद होगा आपको कि अगर कोई चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकल के IAS 16 में जाएगी तो उसकी वही फेयर वैल्यू IAS 16 में जाके कॉस्ट बन जाएगी। याद है कुछ कुछ? तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि IAS 41 में वो फेयर वैल्यू पे तो नहीं है, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे है। वो जो वैल्यू है IAS 2 में जब लेके जाएंगे तो वही क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। फिर IAS 2 में आपको पता है कंसेप्ट अप्लाई होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का। वहां पे फिर वो ही कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे NRV के साथ। अगर NRV लोअर हो गई है तो फिर NRV पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर NRV हायर है तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। वो IAS 2 वाले फिर स्टैंडर्ड अप्लाई होगा वहां। समझ लगी बात? At the end of reporting period, this agriculture produce should be measured by applying IAS to lower of cost and NRV rather than IAS 41, मतलब फेवरलेस कॉस्ट है। मतलब हो सकता है, अब जरा सुने, हो सकता है जब 25 दिसंबर को आपने वूल उतारी IAS 41 के मुताबिक, IAS 41 के मुताबिक फेयर वैल्यू थी 1000 रुपया, कॉस्ट टू सेल थी 200, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी, 800। अब 25 दिसंबर वाले दिन आप 800 पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे IAS 41 के मुताबिक। अब 31 दिसंबर आ गया, अब ये जो वूल है ये इन्वेंट्री में चली जाएगी। कहां पे चली जाएगी, इन्वेंट्री में चली जाएगी। अब इन्वेंट्री में कॉस्ट क्या बन जाएगी, 800 कॉस्ट बन गई। अच्छा जी, अब आप पता करेंगे उस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है, NRV, वो फर्ज करें 700 है, वो क्या है। अब NRV की कैलकुलेशन कैसे होती है, सेल प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी। अच्छा, और फर्ज करो बच्चों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बनती है 750, तो किस पे रिकॉर्ड करें, किस पे रिकॉर्ड करेंगे इसको, बैलेंस शीट डेट पे 700 पे रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक की बात लगी, इसको नहीं देखना आपने, हजम शुद्ध। अच्छा, और अगर बच्चों NRV है इसकी 780, फिर किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 780 पे ही रिकॉर्ड करें। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर बच्चों NRV है 810, तो फिर किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 800 पे ही रिकॉर्ड करेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट वेल कभी भी नहीं देखे, चाहे वो ज्यादा है चाहे वो कम है, जो मर्जी है। क्यों? क्योंकि IAS 2 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट वेल का कंसेप्ट ही नहीं है। दो चीजें हैं, क्या, कॉस्ट है और NRV है, बस। समझ आ गई बात है? एग्जाम्पल, using the earlier example of a sheep farmer, lambs should initially be measured when they are born at fair value less cost to sell. As they grow and their value changes, this gain or loss should be recognized, reflecting the biological asset value and also in the profit or loss. समझ लगी बात? The sheep may be used for obtaining wool. Okay. Once the wool has been sheared from the sheep as an agriculture produce, the wool should be valued at fair value less cost to sell. Okay. If the wool still in inventory at the end of reporting period, then apply IAS 2 for measurement. यहां तक की बात मिलेगी। अच्छा जी, बेरल प्लांट्स,
अच्छा जी, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर। चेंजेस टू फेयर वैल्यू कैन अराइज ड्यू टू बोथ फिजिकल चेंज इन एसेट एंड प्राइस चेंज इन मार्केट। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है बच्चों। वो कहता है देखो, साल के शुरू में कौ थी 2 साल, तो साल के एंड पे 2 साल की होगी, कितने की हो जाएगी? 3 साल की। तो वो जो कौ 2 साल की थी, अब साल के एंड में 3 साल की हो गई है, तो अब कौ की वैल्यू जो फेयर वैल्यू आप फाइंड करेंगे ना मार्केट से, उसमें दो तरह के चेंज आ चुके हैं। एक तो मार्केट में जो फैक्टर्स की वजह से चीजें ऊपर नीचे होती हैं, बात समझेगी। और एक उस काउ की एज की वजह से उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ। काउ की वैल्यू में दो तरह के इंपैक्ट आ रहे होते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन साल पहले जो काउ की वैल्यू थी, वो 2 साल की काउ की वैल्यू थी। अब साल के एंड पे जब आप काउ की वैल्यू पता कर रहे होंगे, वो 3 साल वाली काउ की वैल्यू पता कर रहे होंगे, उसकी कैटेगरी चेंज हो गई। ठीक हो गया? तो कहता है काउ की वैल्यू पे दो तरह के चेंज आते हैं। कौन कौन सा? एक मार्केट की वजह से और एक उसकी उम्र की वजह से। Entities are encouraged to make separate disclosure of these two elements in order to facilitate performance evaluation. तो कहता है एंटिटीज को ये चाहिए कि इन दोनों की वजह से आने वाली फेयर वैल्यू चेंज को अलग अलग एक्सप्लेन करें, ये अलग अलग बताएं। समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। जाहिद स्टार्टेड रनिंग ए फार्म दैट इज इन्वॉल्व इन डेयरी फार्मिंग वेयर बाय इट बाइज डेयरी मिल्क प्रोड्यूसिंग काउस। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू स्लॉटर देम एंड सेल द मीट, रेदर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क। तो कहता है उनका जो काउ उसने रखी है, उसका मकसद ये नहीं है कि उनको जिबा कर दिया जाए। मकसद क्या है? ठीक है जी। एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जाहिद परचेज 1000 डेयरी काउस। ठीक है जी। जाहिद ने कितनी परचेज की? 1000 डेयरी काउस पे, विद एन एवरेज एज ऑफ 2 ईयर्स ओल्ड। कितनी काउ थी? 1000। और एज क्या थी? 2 साल। फॉर 150 million, विच इज इक्वल टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट दैट डेट। कितनी काउ बाई की? 1000। और उनकी एज क्या थी? 2 साल। कब बाई की? हाँ जी, स्टार्ट पे। जायद हैज द फॉलोइंग डाटा ऑफ फेयर वैल्यूज। दो 2 ईयर ओल्ड काउ, स्टार्ट ऑफ पीरियड 150 मिलियन की। 3 ईयर ओल्ड काउ, स्टार्ट ऑफ ईयर 159 मिलियन की। 2 ईयर ओल्ड काउ एट द एंड ऑफ ईयर 155 मिलियन की। 3 ईयर ओल्ड काउ एट द एंड ऑफ ईयर 165 मिलियन। पहले तो मुझे आपने ये बताना है कि साल से शुरू से लेकर साल के एंड तक टोटल गेन कितना है, तो बता सकते हैं? चेक करो, डाटा आपके सामने है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टोटल गेन कितना आया? तो आप 2 दफा पढ़ लो, 3 दफा पढ़ लो, शाबाश। ठीक है, नकल इस्तेमाल करनी है आपने। तसली से अपनी अपनी नकल इस्तेमाल कर लो, शाबाश।
कितना है जी? 15 मिलियन कैसे? 15 मिलियन का टोटल गेन है। अब अगला सवाल ये है, इस 15 मिलियन के टोटल गेन में से कितना गेन एज की वजह से है और कितना गेन मार्केट की वजह से है? 15 मिलियन का गेन कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम था। मुझे अफसोस है कि आप में से सिर्फ एक बच्चे ने आंसर बताया, बाकी सारे खोते घोड़े बैठे हैं। हम्म, हाँ भाई सोचो, शाबाश शाबाश शाबाश। इतना सवाल तो सवाल पूछता है। हाँ भाई, वो पल्ले पड़ा किसी को। 9 और 6। 9 और 6 और 5 और 10। हाँ जी, सोच रहे हो, बाकी भी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, अब सिंपल सी अकल इस्तेमाल करो। अब 150 से जब आप 155 पे जा रहे हो तो क्या चीज चेंज हो रही है? एज चेंज हो रही है? एज तो नहीं चेंज हो रही। क्यों भला? ये भी 2 साल और ये भी 2 साल, एज चेंज नहीं हो रही। लेकिन ये भी 2 साल की उम्र की है, ये भी 2 साल की उम्र की। क्या मार्केट में 2 साल वाली गाय साल के पे होंगी या सारी दुनिया से खत्म हो चुकी होंगी? होंगी ना, तो वो उसकी बात होती है। हाँ जी, तो 5 मिलियन का जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया? एज की वजह से? एज की वजह से नहीं आया, क्योंकि एज तो सेम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली दोनों वैल्यूज जो हैं ये सेम डेट पे, किस पे है? सेम डेट पे। तो इसका मतलब ये है, ऊपर वाली वैल्यू किसकी है? 2 साल वाली। और तीन नीचे वाली
3 साल वाली, लेकिन डेट सेम है दोनों की, मतलब बीच में कोई गैप नहीं आया, एक ही दिन पे दोनों वैल्यू। इसका मतलब है इसमें मार्केट जो है, मार्केट दोनों सूरतों में सेम जगह पे खड़ी है, ऐसी है ना, मार्केट चेंज नहीं हुई। मार्केट वो भी 31 नंबर वाली मार्केट है, और नीचे वाली वैल्यू भी 31 नंबर वाली ही मार्केट है। मार्केट में सेम टाइम पे कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा। टाइम जब चेंज होगा तो मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकता है, मतलब 25 तारीख को मार्केट कुछ और थी, 26 को मार्केट कुछ और थी। अब ये दोनों वैल्यू सेम डेट पे है, बात में लगी है। तो फिर फर्क किस वजह से है? एज की वजह से फर्क। तो 155 165 में फर्क कितना है? 10 मिलियन का। तो ये 10 मिलियन का फर्क किस वजह से है? एज की वजह से। और 5 मिलियन का फर्क मार्केट की वजह से। ठीक है जी। जब मार्केट का फर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे बच्चों? जब मार्केट का फर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे? हैं? एज सेम रखेंगे, और जब एज का फर्क निकालना होगा, और समझ आ गई बात है? अच्छा जी, अब ये जरा अच्छी तरह से पढ़ लें और जुबानी लिखें, शाबाश। कि प्राइस चेंज मतलब मार्केट की वजह से जो चेंज आया है, वो किसको किससे कंपेयर करना? requires comparison of same asset prices without physical change which were at initial date and reporting date. फिजिकल चेंज कैसे निकालेंगे जी? रिक्वायर्स कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस ऑफ एसेट आफ्टर फिजिकल चेंज ऑन रिपोर्टिंग डेट। इन दोनों को 2-3 दफा पढ़ो और जुबानी लिखो, जल्दी करो। हाँ जी, प्राइस चेंज फिजिकल चेंज समझ आ गया नहीं? चलिए, समझ आया। क्लियर सबको? अच्छा जी। अच्छा जी, अब आगे देखते सवाल। ए हर्ड ऑफ 10 2 year old एनिमल वाज हेल्ड ऑन यकम जनवरी 2011। कितने एनिमल हैं? 10। एज क्या है? 2 साल। वन एनिमल एज 2.5 साल वॉज परचेज ऑन यकम जुलाई 2011। यकम जुलाई 2011 को टोटल कितने एनिमल हो गए? सबकी एज क्या है? हाँ? सबकी 2.5 साल है। अकल आ रही है थोड़ी बहुत? क्योंकि घूमने का टाइम आ गया, दिमाग आपके चक्कर आने लगे हैं अभी थोड़ी देर तक। फॉर 1,08,000 एंड वन एनिमल वॉज बोर्न ऑन यकम जुलाई 2011। हाँ जी, इसकी एज क्या है? 1 साल। 1 साल हो गया। बर्थडे बनाइए फिर 1 साल हो गया। वरना तो लितर मारे, ये हालात ने थोड़े हैं। नो एनिमल वॉज सोल्ड और डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड। तो समझ आ गई बात है? अच्छा, अब जो 2 year old एनिमल थे, वो थे 1 लाख रुपए के। कितने के थे? 1 लाख रुपए के। न्यू बोर्न एनिमल यकम जुलाई 2011 वाले दिन 70,000 का था। और ये सारा कुछ जो बताया जा रहा है ना, फिर वेरी लेस कॉस्ट टू सेल है। ठीक हो गई? 2.5 year old एनिमल और यकम जुलाई 2011 कितने थे? 108। 108, 1,08,000 के थे। न्यू बोर्न एनिमल एट 31 दिसंबर 2011 72। 0.5 year old एनिमल एट 31 दिसंबर 2011 80। 2 year old एनिमल एट 31 दिसंबर 2011 105। 2.5 year old एनिमल एट 31 दिसंबर 2011 111। 3 year old एनिमल एट 31 दिसंबर 2011 120। बच्चों, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि मुझे बताना है टोटल गेन कितना आया, और फिर उसके बाद पहले तो टोटल गेन निकालो।
फिर आपने निकालना है गेन ड्यू टू प्राइस चेंज एंड गेन ड्यू टू फिजिकल चेंज। चलो जनाब, ट्राइयां करो। हाँ जी, बताएं जी, कैसे करेंगे सवाल? नहीं हुआ अभी तक? अच्छा जी, क्या करेंगे जी? सबसे पहले 10 एनिमल जो 2 साल के थे, साल के शुरू में वो 1 लाख के थे, वही 10 एनिमल साल के एंड पे अगर 2 साल के थे तो कितने के थे? 105 के। इसका मतलब है टोटल गेन कितना आया? 5 का। ये गेन किसकी वजह से आया? ये फेयर वैल्यू, ये मार्केट की वजह से आया। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट, 10 एनिमल जो 2 साल के थे, साल के शुरू में थे 100 के, वही 10 एनिमल जो 3 साल के थे, उस साल के एंड में कितने के थे? 120 के। कितना चेंज आया? 20 का। ये 20 का चेंज किसकी वजह से आया? ये टोटल है, ये टोटल चेंज है। तो देखो, 5 का मार्केट वैल्यू की वजह से चेंज है और 20 टोटल है, तो फिर 15 का चेंज किसकी वजह से होगा? वो फिजिकल चेंज होगा। अब वो निकालना हो, कैसे निकाल सकते हैं? 10 एनिमल जो 2 साल के थे, साल के एंड में वो 105 के थे, और 10 एनिमल जो उसी दिन 3 साल के थे, वो कितने थे? 120 के। तो चेंज कितना आया? 15। समझ आ गई बात कि नहीं समझ आई? तो टोटल गेन कितना है? 20। मार्केट की वजह से 5, तो फिजिकल की वजह से 15। तरीका वही है जो ऊपर पड़ा है। वो क्या है कि अगर प्राइस चेंज निकालना है तो क्या करें? ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चों देखो, क्या एज हमने सेम रखी है, लेकिन ये स्टार्ट ऑफ ईयर है और ये एंड ऑफ ईयर है। तो चेंज जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? अब बोलो तो सही। और अगर फिजिकल चेंज निकालना हो तो क्या करें? तो ये देख लें, ये वाला, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू किस तारीख की है? ये भी लास्ट और ये भी लास्ट। तो इसमें कितना आया? टोटल गेन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ तक की बात लगी। ये टोटल निकला। अच्छा जी, अब सवाल देखते हैं कि भाई साल के शुरू में 10 एनिमल थे आपके पास, तो टोटल वैल्यू बन गई 1000। ऐसी है ना? 100 तो एक की थी, ये पर यूनिट लिखा हुआ है, ऐसी है। तो 100 तो एक की थी, तो 10 की कितनी होगी? 1000। और साल के एंड पे कितनी होगी? 1200। टोटल गेन कितना आया? सॉरी, टोटल गेन आया 200। ऐसी है? अच्छा बात। फ्रॉम ओपनिंग, 200 का गेन आया, ओके। अब उसके बाद
10 एनिमल 120 के थे, इसको मल्टीप्लाई करो क्या बनता है? 1200 बनता है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट, एक परचेज किया आपने, परचेज किया तो वो कितना बन गया? एक कितने का लिया था? यकम जुलाई 2011 को आपने कितने का लिया था? 108 का। लेकिन वो एनिमल साल के एंड पे 3 साल का हो गया, तो जब वो 3 साल का हो गया तो वो भी 120 का हो गया। सोचो 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 सोचो। समझ आ गई? अच्छा, फिर जो नया एनिमल पैदा हुआ था, जो नया एनिमल पैदा हुआ था, वो साल के एंड पे कितने का हो गया? साल के एंड पे 6 महीने का था, 80 का था। इन सबको टोटल करें क्या आंसर आता है? कितना आता है? 1400। स्टार्ट ऑफ ईयर पे कितनी वैल्यू थी? 1000। साल के अंदर टोटल वैल्यू कितनी बनती है? 1400। तो टोटल गेन कितना आया? 4। सोच लो सोच लो सोच लो। कोई इतराज है इसमें तो बताओ। 1 मिनट है, सोच समझ के जवाब देना। अगर आप बायोलॉजिकल एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो बच्चों ब्रॉड डाउन बैलेंस आप 1000 ही लिखेंगे, सोचो, क्योंकि उस वक्त तो 10 एनिमल थे। वो बोलो तो सही। लेकिन कैरी डाउन आप 1400 लिखेंगे। कैरी डाउन क्या लिखेंगे? 1400। हाँ, उस वक्त 12 एनिमल थे। साल में कितने एनिमल, साल के शुरू में कितने एनिमल थे? 10। लेकिन साल के एंड पे कितने थे? 12। तो टोटल गेन कितना आया? 400। हाँ, इसमें 2 एनिमल आपने बाय किए, वो साल के शुरू वाली वैल्यू में नहीं है लेकिन साल के एंड वाली वैल्यू में है। ऐसी है ना? लेकिन आपने तो टोटल गेन 400 का हिसाब देना ना, कि 400 कैसे हुआ। वो बात सुन लगी? और बोलो तो सही, कि आप गेन कैलकुलेट करने लगे हैं तो पहले वो जो 2 एनिमल लिए थे उनको साइड पे कर देंगे। वो भी तो आ गए अकाउंट में, वो भी आएंगे कि नहीं आएंगे? साल के शुरू में कितना बैलेंस था? 1000। साल के एंड में कितना बैलेंस था? 1400। तो 400 का हिसाब देना ना आपने, कि 400 कैसे हुआ। अब आप क्या बताएंगे? कहेंगे भाई 400 जो टोटल इंक्रीज आया है वो 3 वजह से आया है। कितनी वजह से आया? अब 2 वजह से नहीं आया। कितनी वजह से आया? दो तो आपको पता है, तीसरी कौन सी है? और दो भी पता है कि नहीं पता? दो कौन सी हैं? और नहीं खोत्या, दो कौन सी वजह है? प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। तीसरी वजह कौन सी है? बहुत हो गए। और तीसरी वजह कौन सी है? दिमाग खोलो, दिमाग खोलो अपने। और चलो, तीसरी वजह ये है कि साल के शुरू में 10 एनिमल थे, एंड पे कितने हो गए? दो तो एनिमल ऐड हुए हैं। चलो, 3 वजह कौन कौन सी है? बकवास करो जरा, क्योंकि बकवास करोगे तो याद रहेगी दिमाग में। पहली वजह प्राइस चेंज, दूसरी वजह, तीसरी वजह एडिशन। अब जरा देखो, अब रिकंसिलेशन बनानी है। वो कैसे बनेगी? फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल ऑफ हर्ड एट यकम जनवरी 2011, 1000 रुपया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1000 कैसे आई? परचेज किया यकम जुलाई 2011 को 108 का। न्यू बोर्न कितने का? 70 का। ये एक्चुअल वैल्यूज है जिस जिस डेट पे जो जो कुछ हुआ, ऐसी है। अच्छा, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू लेस पॉसिबल ड्यू टू प्राइस चेंज। अब प्राइस चेंज में क्या करना होता है? प्राइस चेंज में क्या करना होता है?
प्राइस चेंज में क्या करना होता है, तीसरी बारी पूछने लगा। इसलिए कहा था लिख लो, तो क्योंकि तुम बोल ही नहीं पा रहे। चौथी दफा पूछ रहा हूँ, प्राइस चेंज में क्या करना होता है? एज सेम रखनी है कि है? और चेंज क्या करना है फिर, स्टार्टिंग और एंड? अच्छा जी, साल के शुरू में 2 साल एनिमल कितने का था, और साल के एंड पे 2 साल एनिमल कितने का था? तो कितना चेंज आया? 5। कितने जानवर थे? 10। तो टोटल चेंज कितना हो गया? 50। अकल आई? ओके। अब जो परचेज किया था, जो परचेज किया था, वो कितने का परचेज किया था? उसकी एज क्या कितनी थी? तो साल के एंड पे किससे कंपेयर करेंगे? किसे? क्या चीज सेम रखनी है, क्या चीज चेंज करनी है? एज सेम रखनी है, चलो। एज सेम रखेंगे तो किसको किससे कंपेयर करना है? तो कितना चेंज आया? 3 का। अब न्यू बॉर्न की बात करते हैं। जो पैदा हुआ था कितने का था? कितने का था? 70 का। अब साल के एंड पे किससे कंपेयर करेंगे? 72 से। कितना चेंज आया? 2। समझ आ गई? अब फिजिकल चेंज में क्या करना होता है? मौत पड़ने लगी। फिजिकल चेंज में क्या करना? है ना ये? डेट कौन सी होगी, ये कम जनवरी? अच्छा जी, रिपोर्टिंग डेट पे 31 दिसंबर 2011 वाले दिन 3 साल एनिमल 120 का, और 2 साल एनिमल 105 का। कितना चेंज आया? 15 का। ये 15 वाले कितने जानवर थे आपके पास? 10। टोटल कितना हो गया? अच्छा। अब ये रेंट पे जो हमने परचेज किया था जानवर, उसकी एज कितनी होगी? 3 साल। वंस अगेन। लेकिन जब लिया था उस वक्त एज कितनी थी? तो 2.5 साल की हमने जो वैल्यू लेनी है, किस तारीख की लेनी है? वो भी 31 दिसंबर की लेनी है। कितना चेंज आया? 9। जो न्यू बॉर्न था, उसकी वैल्यू कितनी थी? और अन्य डेढ़ कौन सी लेनी है? चलो, फिर भूल जाते हो, कर क्या रहे हैं यही नहीं पता। डेढ़ कौन सी लेनी है? ये रन पे कितनी थी? 72। अब दूसरी वैल्यू कौन सी लेनी है? ये भी ये रन वाली डेट। 80। कितना फर्क आया? 8 का। अकल आ रही है? हालांकि तो चीज लिखी हुई है। अब ये वैल्यू 1000 थी, इन सारी वैल्यूज को जमा करें तो देखें 400 का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही एक्सप्लेन करना है कि जो 400 का इजाफा हुआ है 1000 से 1400 जाते हुए, वो किन वजूहात की वजह से हुआ। तो उसमें 3 वजूहात आ रही है, कौन कौन सी? प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज, और एडिशन जो आपने ड्यूरिंग द ईयर की। समझ आई बात? ये सवाल दोबारा करो। चलो शाबाश। चलो चलो चलो, चलो।
अब समझ आ गया। अच्छा जी। अब ये सवाल है बच्चों, ये नोट कर लें, ये आपका होमवर्क है। विशाल लिमिटेड का, ठीक हो गया। रिकंसिलेशन बनानी है जिसमें अपने प्राइस और फिजिकल चेंज अलग अलग बनाना है। जो तरीका अभी आपको बताया है इसी तरीके से आपने रिकंसिलेशन बनानी है। ठीक हो गया, कर लोगे सवाल है। चलो शाबाश, आज के लिए इतना ही काफी है।